बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्दर कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंटेशन को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। उसको हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, उसको हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट होती है जिसमें टोटल कॉस्ट कहते हैं, जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को सम करें तो टोटल कॉस्ट आती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फाइंड होती है। चलिए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ, कुछ एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो आपका जो टोटल कॉस्ट होती है ना, जिसे हम क्या नाम है इसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं, तो उसमें फिक्स वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट होती है। इसकी एग्जांपल थी, कहता है इंट्रोड्यूस रॉ मटेरियल। आपने क्या किया कि आपने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, जो कि आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आपने परचेज किया मार्केट से आपने परचेज किया है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल प्लेस्ड इन प्रोडक्शन, आपके पास जो डायरेक्ट मटेरियल प्लेस्ड हुआ है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द उसमें उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं कि वो आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, आपने वहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, आपके पास रॉ मटेरियल आया, ठीक है, आपने उसमें से आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, उसके बाद आपके पास लाजमी डायरेक्ट लेबर्स ने काम किया होगा। उसके बाद आपके पास्ट प्रोडक्ट ओवर हेड कॉस्ट इनकर्ड हुई, जैसे वो हमारे पास ओवर हेड एक्सपेंस इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडायरेक्ट लेबर की एग्जाम्पल है कि लेबर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी कॉस्ट भी इनकर्ड होती है क्योंकि आपने तो उनको पे किया है, तो वो भी है, ठीक है। या उसके अंदर आप एग्जाम्पल ले लेके वहाँ पर एक जनरेटर चल रहा था, वो आपका जनरेटर चल रहा है, लाइट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर जनरेटर चल रहा है, या उसके बाद सोलर सिस्टम लगा है, उसकी जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो आपकी इंडायरेक्ट मटेरियल में उसमें की जाती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट, उसके बाद आपने एक क्या किया, एक स्टोर फिनिश, आपने प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया, बना लिया उसको, आपने फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर किया, आपने बना लिया, जो प्रोडक्ट बन गया है, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी। गुड्स आर सप्लाइड, गुड्स जो है सप्लाइड के बाद चलेगी सेल्स होने के लिए, फिर वो क्या हुआ कि फिनिश गुड्स भी सेल हो गया। तो क्या हुआ कि इसमें आपका स्टार्टिंग से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर आपने क्या किया, प्रोडक्शन की, उसकी प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल ने काम किया, डायरेक्ट लेबर ने काम किया, फैक्ट्री ओवरहेड ने काम किया, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर ने काम किया, या अदर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपेंस ने काम किया, वो सब मिलकर आपने प्रोडक्ट को फिनिश किया, वो प्रोडक्ट फिनिश हो गया, मार्केट में सेल हो गया। तो उनकी जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है ना, वो सिंपली हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एग्जाम्पल है। चले अगर हम आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ द कॉस्ट। हम इसमें क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कॉस्ट के। तो मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है ना, इन द अदर हैंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना, वो इसमें एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है उसकी कॉस्ट जो आ रही है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आप उसको एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट अपना क्या नाम है इसका, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है ना, वो आप एब्जॉर्व कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की प्रोड्यूशन के टाइम, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इन दिस सिस्टम फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस आर एब्जॉर्ब। इस सिस्टम के अंदर जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस है ना, वो आप एब्जॉर्व कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि प्री डिटरमाइंड ओवरहेड, जो आपने प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट लगाया था कि हाँ भाई इतना रेट आपका होगा, ठीक है, बिफोर द प्रोडक्शन, ठीक है, बेस करा होता है नॉर्मल कैपेसिटी में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच इज सेम इज यूज्ड इन कॉस्ट शीट। आप इसको कह सकते हैं कि कॉस्ट शीट में भी ये यूज़ हो सकता है। चलिए हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ये तो मैंने कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी थी जो मैंने बुक से या यूट्यूब से पढ़ी थी, तो मैंने आपको बता दी। चले आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, जिसको आप चेंज ना कर सकें, ठीक है, वो सेम रहती है हमेशा। फॉर एग्जांपल आपके पास आप किस जगह में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, उसका आप रेंट पे कर रहे हैं, वो रेंट पे होता है फिक्स्ड कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल आप रेंट पे कर रहे हैं 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का आपका मंथली रेंट है, वो आपका फिक्स है जो आप पे करते हैं हर मंथ। कहते हैं जो वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे, कभी भी चेंज ना हो, मतलब वो चेंज हो सकता है, वो कहीं कहीं फिक्स कॉस्ट भी किसी ड्यूरेशन किसी टाइम पीरियड में चेंज होता है, वो सिचुएशन बेस कर रही होती है कि वो एग्रीमेंट और वो चीज़ें बेस कर रही होती है। फिक्स कॉस्ट डेट डज नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज, तो इंक्रीज भी नहीं हो सकता, डिक्रीज भी नहीं हो सकता इन द नंबर ऑफ द गुड्स और सर्विस। आप जितने भी नंबर प्रोड्यूस कर लें, अब देखें आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। आप एग्जांपल ले लें, टोयोटा वालों ने फॉर एग्जांपल 200 यारिस प्रोडक्शन, यारिस कार्स की जो प्रोडक्शन की है एक ईयर पीरियड में, ठीक है, 1 ईयर के पीरियड के अंदर उन्होंने 2 यारिस कार की प्रोडक्शन की है। सेकेंड ईयर में उन्होंने 200 कर दी। तो जो आप बिल्डिंग पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट का जो जो जिस 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 कंपनी आपकी है, ठीक है, उस कंपनी की जो आप रेंट पे कर रहे हैं, तो कंपनी के जो
ऑनर है मतलब कि आपकी एसेट्स, उस जगह का जो ऑनर है वो तो ये नहीं कहेगा कि आपने 200 जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए तो हमें रेंट भी उस हिसाब से दें, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मगर हाँ, अलबत्ता अगर आपने 200 प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चेंज हो सकता है, वो वेरिएबल कॉस्ट में इनकर्ड होती है, ठीक है, मगर फिक्स कॉस्ट में नहीं होती। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है। आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, घर में आप रह रहे हैं, आपने महीने में घर में रहें ना रहें, ठीक है, आप चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में रह रहे हैं, आप गाँव चले जाते हैं 1 महीने की 2 महीने के लिए छुट्टियों के लिए, ठीक है, तो वो ये नहीं कहेगा, आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि यार मैं घर पे नहीं रहा हूँ तो मैं इनको जो है ना रेंट भी फिक्स नहीं दूंगा, मैं घर पे ही नहीं रहा हूँ, मैंने यूज़ ही नहीं किया है। अरे आपने किया या ना किया, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक घर में आपके मेहमान आ जाते हैं, 10-15 मेहमान आ जाते हैं या 4-5 मेहमान एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है, घर में, तो आपका मालिक ये नहीं कह सकता कि आपके मेहमान आ गए थे, आपने जगह को, आपने इस घर को ज़्यादा यूज़ किया, मकान को, तो आप किराया भी ज़्यादा दें। तो ऐसा नहीं होता, ये फिक्स कॉस्ट एग्जाम्पल नहीं होती। तो मगर वेरिएबल कॉस्ट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को आप ले सकते हैं। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज हो सकती है आपकी प्रोडक्शन, आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, जो आपने प्रोडक्शन आउटपुट की, मैंने आपको बताया कि अगर एक टोयोटा कंपनी है जो 1 ईयर के टाइम पीरियड में वो 100 यारिस कार्स की प्रोडक्शन करती है, ठीक है। सेकेंड ईयर मैंने फॉर एग्जाम्पल 200 की तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने लाजमी मशीन का काम भी ज़्यादा किया होगा। फॉर एग्जाम्पल लेबर से भी आपने काम ज़्यादा लिया होगा, फिर लेबर को भी कॉस्ट ज़्यादा पे करनी होगी अगर उसका वेजेस पेबल है तो, ठीक है। उसके बाद करें डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन की प्रोडक्ट से डायरेक्ट जो है कम्प्लीटली असाइन करें। कहते हैं कॉस्ट कैन बी कम्प्लीटली असाइन टू द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक गुड और सर्विस, जो कि वो स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन को असाइन करें, तो कम्प्लीटली असाइन करें, ठीक है, वो कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट इनकम ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनडायरेक्ट को एग्जाम्पल बताई थी आपको कि एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड की आप पे करते हैं, ठीक है, वो आपकी प्रोडक्शन से इन्वॉल्व तो नहीं है ना, वो तो काम तो नहीं कर रहा, मगर वो उसकी सिक्योरिटी दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उनके मैनेजर्स को, उनके सबऑर्डिनेट्स को, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में। मटीरियल की बात करें, मैंने आपको बताया कि सोलर प्लांट है, उसमें आपने कॉस्ट इनकट की है, कॉस्ट पे की है, तो ये आपका जनरेटर चल रहा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट पे की है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंटिन्यू। उसके बाद इसकी बात करते हैं पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मैंने वही कहा था कि पीरियड कॉस्ट ये कॉस्ट होती है जो आपकी किसी भी टाइम पीरियड में आप कॉस्ट इनकर्ड हो। तो मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि फॉर एग्जांपल आपने एक टाइम पीरियड रख लिया कि 1 ईयर के अंदर हमें 100 कार्स जो है ना बनानी है, तो आपने ये एक टाइम पीरियड, उसमें जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी बनाते हुए ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तो वो कॉस्ट पीरियड कॉस्ट कहलाती है। लिखा हुआ है कॉस्ट डेट के नॉट बी अपॉइंटेड टू द प्रोडक्ट एंड चार्ज, तो मतलब ये कहता है कि चार्ज किया जाता है पीरियड के विच इज अराइज, जो कि अराइज होती सकती है, तो अराइज हो सकती है तो आप उसकी को चार्ज की जाती है पीरियड के बेस पे। पीरियड बेस 1 ईयर भी ले सकते हैं, 2 ईयर भी ले सकते हैं, वो बेस कर रहा होता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर, कि कंपनी की पॉलिसी के ऊपर कौन सी पॉलिसी के ऊपर वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रही है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लाइक रेंट सैलरी, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है कि पीरियड का उसमें आपने जो है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पे की है, रेंट दिया है, सैलरी दी है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट डेट इज एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्ट, कॉस्ट इज ट्रेसेबल, वो कॉस्ट जो ट्रेस किया जा सके प्रोडक्ट की, और पार्ट होती है इन्वेंट्री वैल्यू। उसका एग्जांपल है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ये आगे चलते हैं टोटल कॉस्ट की बात करें। मैंने आपको बताया था कि कल एफिशिएंट कॉस्टिंग हमेशा टोटल कॉस्ट होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या बनता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की एग्जांपल ये है कि प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल ने काम किया है, डायरेक्ट लेबर ने काम किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस ने काम किया है, ठीक है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, ये सब चीज़ें टोटल कॉस्ट में आ गई। पीरियड कॉस्ट में वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, सॉरी, उसको आप करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हम इस टॉपिक को यहीं रखते हैं, और फिर दूसरी एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग हम प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि फिर जब हम अपलोड करेंगे तो उस टाइम बेस जो है ना कंज्यूम ज़्यादा होगा, तो उसको चलें फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग को भी डिफाइन करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन थोड़ी बड़ी है, टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो और उसमें थोड़ा स्टेमिना भी और एनर्जी भी चाहिए, तो चलते हैं इंशाल्लाह ताला और कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है?
मार्जिनल कॉस्टिंग ये कॉस्टिंग सिस्टम होता है जो कि ट्रीट कर रहा होता है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। ये फिक्स कॉस्ट की बात नहीं करता, ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करता है, जो वेरिएबल हो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो इनकर्ड होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करता है, ये हमेशा अंडर दिस टेक्निक्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज एज प्रोडक्ट कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को चार्ज कर रहे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट कोई भी इनकर्ड हुई है, उसमें वेरिएबल जो कॉस्ट है ना वो चार्ज हुई है, उसको हम जो है मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। एंड इंक्लूड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसमें आप इंक्लूड कर रहे होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। ये भी इसमें एग्जाम्पल है, इट यूज टू हेल्प शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ये हमेशा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि इट इज़ कॉस्टिंग सिस्टम इज ट्रीट ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, प्रोडक्ट कॉस्ट में जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है उसको आप मार्जिनल कॉस्टिंग में आप ले ला कह सकते हैं कि ये इसका है, ठीक है। उसके बाद कहता है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर नॉट एलोकेटेड। इसके अंदर आपका फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलोकेट नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें जस्ट वेरिएबल कॉस्ट की बात करता है, ठीक है, प्रोडक्ट। बट द कंसिडर्ड एट द सेंड ऑफ द चार्ज डायरेक्टली टू पीरियड प्रॉफिट, जो है प्रॉफिट अकाउंट्स ऑफ द ईयर। जो भी ईयर्स प्रॉफिट जो भी आपको लॉस हुए या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको इसमें आप चार्ज करें। तो इसमें ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो एलोकेट नहीं की जाती प्रोडक्ट की, ठीक है। इसमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करता है, फिक्स कॉस्ट की बात ही नहीं करता। तो इस टॉपिक में ये, इस पॉइंट में यही कहना चाह रहा है, जो आपका फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो एलोकेट नहीं की जाती प्रोडक्ट की, बट कंसीडर्ड एट द सेंड ऑफ द चार्ज डायरेक्टली। बट कंसीडर की जाती है चार्ज डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स, जो पीरियड्स के प्रॉफिट और अकाउंट्स में, उसमें आप डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट को चार्ज कर सकते हैं। ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं। उसके बाद कहता है फिक्स कॉस्ट आल्सो डू नॉट इंटर इन द स्टॉक वैल्यूएशन। फिक्स कॉस्ट को आप स्टॉक वैल्यूएशंस के ड्यूरिंग द स्टॉक वैल्यूएशन नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। डू नॉट इंटर नहीं कर सकते इसको, फिक्स कॉस्ट को स्टॉक वैल्यूएशन के टाइम। अगर आपने उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने इंटर किया था कि आप उसको स्टॉक वैल्यूएशन ड्यूरिंग तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की, वो ट्रीट कर रहे होते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग को, एडमिनिस्ट्रेशन से, सेलिंग से, मतलब ये कहता है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया या मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, वो ट्रीट कर रहे होते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग को, ठीक है। एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरीज, ये सब चीज़ें समझ जाती हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने कोई एडिशनल कॉस्ट वो पड़ती है कि जब आपने एडिशनल यूनिट आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एग्जांपल ले लेते हैं उसमें तो हमने कहा था फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, मगर मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसे ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल के 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट आती है 1000, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने 101 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, उसकी कॉस्ट कितनी आई 1050। फिर आपने क्या किया 1000 को 1050 से 1000 को 1050 से माइनस किया तो आपके पास 50 जो आपका है वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, आपकी कॉस्ट वेरिएबल्स बढ़ती हैं, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली मार्जिनल कॉस्टिंग फाइंड हो जाती है। तो मैंने आपसे इसमें एग्जांपल भी मैंने बताई है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ एनी कंपनी प्रोड्यूस कर रही होती है 100 यूनिट्स एंड द कॉस्ट इनकर्ड होती है उसकी 1000, ठीक है। सो 100 यूनिट की कॉस्ट इनकर्ड हो रही है 1000, ठीक है। अगर एक कंपनी ने 101 यूनिट प्रोड्यूस किया, क्या हुआ कि एक यूनिट की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो उसकी जो कॉस्ट इनकर हुई 1050, जो 1050 हुई वहाँ पहले थी 100 यूनिट की 1000, यहाँ क्या हुआ है 1050, 50 रुपीज़ ज़्यादा इनकर हुई है एक यूनिट की। तो जो 50 है ना वो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उसकी बढ़ गई तो ऑटोमेटिक आप मार्जिनल कॉस्टिंग में फाइंड कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है कि इट इज़ द टोटल ऑल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आपकी टोटल ऑल वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये जो है इनकरेज कर रही होती है डायरेक्ट कॉस्ट को एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस को। ये एक इंपॉर्टेंट पीरियड में की जाती है। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट रिमेंस अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, और ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो आप अगर फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्जिनल कॉस्टिंग बढ़ जाती है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको एक दी थी कि 100 यूनिट्स की कॉस्ट लगती है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये, फॉर 1000 रुपये 100 की, तो 101 अगर यूनिट पूरी होता है तो उसकी कॉस्ट होगी 1050, जो 50 हुई वो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग में। ये है डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्त एक्सपेंस, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग। पीरियड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग और वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग एक ग्राफ। अब देखें इसके एग्जांपल ले लेते हैं।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। कहता है सहानी लिमिटेड कमर्स बिजनेस ऑन जनवरी 2019। एक कंपनी है जिसका नाम है सहानी, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2019 के अंदर प्रोड्यूस कर रही होती है, मैन्युफैक्चर कर रही होती है। वो क्या मैन्युफैक्चर करती है? इट मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ द चेयर्स। मतलब वो क्या करती है कि वो मैन्युफैक्चर कर रही होती है स्पेशल टाइप ऑफ द चेयर्स। कोई स्पेशल टाइप ऑफ द चेयर्स है जो बना रही है, इसका काम ये चेयर्स बनाना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टू एलिवेट बैक पेन इंफॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग ऑफ द ईयर। तो इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहता है नंबर ऑफ द चेयर्स मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ द चेयर मैन्युफैक्चरिंग होती है 5000 यूनिट। मतलब उसने जो है ना 2019 के अंदर जो है ना उसने 5000 यूनिट की प्रोडक्शन की है, बनाई है, ठीक है। उस कंपनी ने चेयर्स बनाई है 5000। कहता है नंबर ऑफ द चेयर्स सोल्ड, उसने 4500 यूनिट्स ने बताया कि 4500 यूनिट्स ने सेल की हैं। हमारे कितने यूनिट बच गए? 500 यूनिट, वो उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सेलिंग प्राइस, उस प्रोडक्ट की एक जो प्राइस है ना वो 110 है, मतलब 110 है पर चेयर, ठीक है। और उसकी बात करें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आपका 30 पर शेयर है, मतलब एक शेयर्स के ऊपर जो मटेरियल लग रहा है डायरेक्ट जो इन्वॉल्व है वो 30 पर शेयर है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की बात करें तो 40 पर चेयर है, मतलब एक चेयर के ऊपर जो डायरेक्ट लेबर काम करती है वो 40 पर चेयर है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब उसमें जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 1 लाख रुपए कॉस्ट इनकर्ड होती है उसमें फॉर उसका एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डायरेक्ट जो है आस्क कर रहा होता है कि हेल्प कर रहा होता है प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग रिपोर्टिंग कॉस्टिंग मेथड के थ्रू। मतलब पूछना है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाए, ठीक है, कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेट विल बी यूज, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एवरेज कॉस्टिंग की एग्जांपल है। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग अब सेल्स रेवेन्यू हुआ। देखिए मैंने आपसे बताया कि उसने कितने यूनिट सेल किए थे, उसने यूनिट सेल किए थे 4500। अगर आप 4500 को मार्जिनल कॉस्टिंग मिलें तो 110 यूनिट उसने उसकी सेलिंग प्राइस थी, और 110 को आपने मल्टीप्लाई किया 4500 से। तो 4500 से आपने मल्टीप्लाई किया 110 से, तो क्या हुआ 4,95,000 उसकी क्या हुई सेलिंग, मतलब कि सेल्स रेवेन्यू है जो उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी इतना हुआ है और लिबरेशन कॉस्टिंग में भी इतना हुआ है कि टोटल सेल्स तो उतना ही है, ठीक है। मगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की तो उसका वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट जो मटेरियल है, डायरेक्ट आपकी जो मटेरियल ने काम किया है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो काम हुआ है 430 पर ईच पर चेयर है, तो 30 डायरेक्ट मटेरियल की है जो इसकी कॉस्ट हो रही है 150। वो वहाँ पर इनकर्ड हुई भी थी, बताया गया था कि 150, मतलब कि उसने कहा था कि 30 पर चेयर है, अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4500 को, तो कि 1,50,000 रुपये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डायरेक्ट लेबर ने काम किया है 40, ठीक है, पर चेयर। एक चेयर के ऊपर जो डायरेक्ट लेबर लग रही है वो 40 पर चेयर उसकी कॉस्ट है, एक्सपेंस है। तो आपने क्या किया कि 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 4500 से, क्योंकि 4500 जो यूनिट है वो बट जिसकी कॉस्ट आती है 2 लाख। अगर आप 1,50,000 को 2 लाख को सम करें तो टोटल हो जाएगी 3,50,000, जो कि 3,50,000 आपकी आपने एक्सपेंस है, डायरेक्ट है, और डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जो कि मार्जिनल में भी आता है, एवरेज में भी आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, क्लोजिंग कर रहे होते हैं इन्वेंट्री, क्लोजिंग कर रहे होते हैं, लेस कर रहे होते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि हमारे पास हमने कहा था कि 5,000 यूनिट उसने बनाए हैं, इसमें से 4,500 उसने बेच दिए, 500 यूनिट की क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग उसके माइनस करेंगे ना। तो हमने क्या किया 50 को मल्टीप्लाई किया 70 से। 70 कहाँ से आया? 70 आया कि जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था कि उसमें वेरिएबल कॉस्ट की बात करता है, वेरिएबल कॉस्ट की बात करता है। तो इसमें आपका जो डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट आ जाए वो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल की जो पर ईच चेयर की कॉस्ट है वो 30 है, और डायरेक्ट लेबर की जो ईच पर कॉस्ट है वो 40 है। 40 और 30 कितना हुई 70, तो 70 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, तो आपकी कॉस्ट आ गई 35,000, जो कि आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपकी इनकर्ड हुई है। मगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं हो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो बताते हैं फिक्स और वेरिएबल का टोटल का सम, ठीक है। आगे चलते हैं। और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरहेड है, दोनों में वेरिएबल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 1 लाख है, और 1 लाख वहाँ भी 1 लाख होगी, जो कि हमने वहाँ ऐड कर दी। उसके बाद हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो है ना 90 है। 90 कैसे है कि 30 और 40, जो कि हमने कहा था कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है ना उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स भी होती है, मगर मार्जिनल में वेरिएबल ही होती है, ठीक है। तो क्योंकि हमने वहाँ वेरिएबल उठाई थी, हमने क्या किया था कि 30 और 40 70 को मल्टीप्लाई किया था 500 से। मगर मार्जिनल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों होती है, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी। अब वेरिएबल की बात करें अगर हम वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास जो है ना 70 है, 30 और 40, 30 किसकी थी मटेरियल की, 40 किसकी थी लेबर की, 30 और 40 कितने होगी 70, और 70 ये होगी आपकी किसकी वेरिएबल कॉस्ट की। अब फिक्स कॉस्ट की फाइंड करेंगे, तो फिक्स्ड जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना वो है 1 लाख रुपये। एक मिनट में आपको
सो अगेन कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को लेके चलते हैं जिसकी हम एग्जांपल पढ़ भी रहे थे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड कर ली, फिक्स कॉस्ट की बात करें तो देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम बात करें तो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ना वो 500 थी। आपने फाइंड किया था कि 500 आपकी क्लोजिंग है, वो तो आपको पता है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 5000 की उसकी जो है अपना उसकी प्रोडक्शन थी, 4500 उसने यूनिट सेल कर दी, 500 उसकी जो है अपनी क्लोजिंग की जो कि रिमेनिंग हो गई, बिकी नहीं, सेल नहीं हुई, ठीक है, वो पड़ी हुई है। तो आपने क्या किया कि 500 को 90 से मल्टीप्लाई किया। 90 कहाँ से आया? तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है ना वो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट की सम होती है। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स तो आपके वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने वेरिएबल कॉस्ट बताई थी। उसकी जो कॉस्ट इनकर्ड हुई थी मटेरियल की 30 थी और लेबर की 40 थी। 30 और 40 कितने, और 70, वो तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब फिक्स कॉस्ट कहाँ से लेकर आए? हाँ देखें, इसमें आप देखें कि जो आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवर एक्सपेंस है ना वो है 1 लाख। अगर आप 1 लाख को, ठीक है, 1 लाख को अगर 5000 यूनिट से, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन होती है 5000 यूनिट, अगर 5000 यूनिट से प्रोडक्शन को 5000 यूनिट को डिवाइड करेंगे 1 लाख की उसकी फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस है जो कि 1 लाख है। 1 लाख को आपने 5000 से डिवाइड किया तो वो आएगा आपका 20, मतलब कि पर यूनिट के ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20 है, ठीक है, 20 ये होगी फिक्स की। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट भी मारते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 70 और 20 कितना होगा? 90। और आप क्या कर रहे हैं फिर? 90 पर यूनिट चेयर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 500 से, जो कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो आपने 90 को मल्टीप्लाई किया 500 से, तो आपके पास जो कॉस्ट आई वो आई 45,000, मतलब 45,000 रुपये, जो आपने उसमें जो कॉस्टिंग में रख दी, क्योंकि वो एग्जॉर्प्शन कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल था, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग थी। अगर हम बात करें कि नाम इसका मार्जिनल कॉस्टिंग की तो 4,05,000 रुपये उसकी कॉस्ट थी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो कॉस्ट थी वो 4,05,000 रुपये। तो अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट होता है 80,000 रुपये का, फिक्स में होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है 90,000 का। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स और वेरिएबल की बात करता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग खाली वेरिएबल की बात करता है। तो 80,000, 80,000 रुपये का मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट होता है, 90,000 का एग्रीकल्चर कॉस्टिंग प्रॉफिट होता है। सॉरी, इसमें क्या है कि ठंड हो रही है, ठंड वजह से थोड़ा सा थोड़ी सी जो है फील हो रही है, इस वजह से। चलें कंटिन्यू करते हैं आगे। ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से फाइंड हुई है। और हमने इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग की बात की थी। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने टोटल सेल्स रेवेन्यू निकाला था, सोर्स रेवेन्यू था 4,95,000। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, आगे ना रिपीट, मतलब कि सेल्स रेवेन्यू था 4,05,000, 95,000 रुपये, 95,000। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बनाया 4,95,000। वो किस तरीके से था वो मैंने आपको बताया था कि आपको 4,500 को मल्टीप्लाई कर दिया था ईच पर यूनिट चेयर्स के साथ। तो 110 को साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4,500 से, तो वो 4,95,000 आ गया, उसका भी 4,95,000 आ गया। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग हमने फाइंड किया, तो मार्जिन में हमने वेरिएबल की बात की थी। वेरिएबल आपके पास डायरेक्ट मटीरियल है और डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट थी 30, ईच कॉस्ट जो है 30 है, और डायरेक्ट लेबर की 40 है। 30 और 40 कितना हो गया? 70। 70 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 70 को मल्टीप्लाई कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ, 500 के साथ। 70 को मल्टीप्लाई किया 500 के साथ, तो 35,000 आप लेस करेंगे क्योंकि क्लोजिंग है, ठीक है। और 3,50,000 रुपये कहाँ से आया? 3,00,000 डायरेक्ट मटीरियल। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट मटीरियल के 30 अपना 1550 की कॉस्ट इनकट हो रही थी। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,500 है, तो आपका सॉरी 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1,50,000 रुपये आएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो टोटल थी ना ईच कॉस्ट डायरेक्ट मटीरियल की वो 30 थी। अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्शन हुई है 5,000 रुपये की, लाजमी उसमें कॉस्ट इनकट हुई है, तो 5,000 से मल्टीप्लाई किया तो 1,50,000 रुपये आ गया डायरेक्ट मटीरियल की। और डायरेक्ट लेबर की भी ऐसे आ गया कि 40 ईच लेबर पर चेयर था, उसको आपने मल्टीप्लाई किया, 5,000 यूनिट आपने प्रोडक्शन किए, तो 2,00,000 रुपये आ गया। 2,00,000 और 1,50,000 कितना हो गया? 3,50,000। 3,50,000 तो डायरेक्ट मटीरियल की, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट है जो कि आपकी मार्जिनल में भी लगती है, एफिशिएंट में भी लगती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी होती है, वो आपने मिनिमाइज करना, पहले भी बताया आपको। 70 को मल्टीप्लाई करते हैं 500 से, क्योंकि 500 उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंस है, वो 1,00,000 रुपये है, वो तो मार्जिनल में भी आते हैं, फिक्स में भी आते हैं। मगर जो क्लोजिंग कर रहे हैं आप 500 आपका क्या है कि जो क्लोजिंग है वो फिक्स की है, तो फिक्स में तो एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल भी आता है, फिक्स भी आता है। वेरिएबल तो आपको पता है 70 उसकी पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। और 20 कहाँ से आया कि आपने 1,00,000 को डिवाइड कर दिया 5,000 यूनिट के साथ। 5,000 यूनिट बनाए थे उसमें, तो 1,00,000 डिवाइड बाई 5,000, तो 20 पर ही फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस आ गया। 20 और 70 कितना हुआ? 39। 20 और 70 90 को हमने मल्टी किया 500 के साथ, क्योंकि उसकी क्लोजिंग थी। तो 45,000 रुपये की जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट हमारे पास अभी भी रिमेनिंग है, तो 45,000 हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से माइनस किया, तो 4,004 तो आपके पास जो है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में 4,15,000
50,000 है, उसकी 4,05,000 है। तो आपने इनको माइनस करके किया तो आपके पास 80,000 पे मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ गया और 90,000 जो है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ गया। चलो आगे चलते हैं, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मैंने जिसका बस सिंपल ओवरव्यू ले लें आप। मार्जिनल कॉस्टिंग का मकसद होता है आप वेरिएबल कॉस्ट को इनकर्ड करे होते हैं प्रोडक्शन में, मगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मकसद ये होता है कि आप वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों इनकर्ड होती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास कौन सा होती है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, जो कि कॉस्ट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपकी मटीरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाए और लेबर की कॉस्ट भी बढ़ जाए। ठीक है, मगर फिक्स तो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो आपको एब्जॉर्प्शन में, वो तो आपको एब्जॉर्प्शन में आती है मगर मार्जिनल में नहीं आती। चलो आगे चलते हैं। चलो उसके बाद कहते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग की? एडवांटेज ये है कि द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंश्योर कर रहा होता है डेट ऑल कॉस्ट आर कवर्ड स्टॉक वैल्यूएशन में। मतलब ये इंश्योर कर रहा होता है जितनी भी कॉस्ट कवर हुई है स्टॉक वैल्यूएशन की वो उसमें कवर हो जाती है। इफ़िशिएंट प्राइसिंग पॉलिसी, ये प्राइसिंग पॉलिसी इफ़िशिएंट है। उसके बाद ये एसेंशियल्स हो रही होती है पर्पज ऑफ द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। उसके बाद कहते हैं देर इज़ नो नीड ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द कॉस्ट इनटू फिक्स। इसमें आपका जो है ना सेग्रीगेट, इसमें नीड नहीं है कि आप सेग्रीगेट करें फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट को। मतलब सेग्रीगेट का मतलब होता है कि आप उसको अलग अलग करें, उसकी नीड नहीं है उसकी कि आप अलग अलग बताएं उनको। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बताए उस वेरिएबल कॉस्ट कितनी अनकट हो रही है। चले आगे चलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। ये टॉपिक भी बड़ा बेहतरीन है मगर इसको हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो के साथ। चलें इंशाल्लाह ताला हम अगेन रिपीट करते हैं, अगेन कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो भी 50 जो है बहुत बड़ी हो चुकी है। चलें आगे करते हैं इंशाल्लाह, हम आगे इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। पहले हम जो है इसको रिकॉर्ड करते हैं और ये देखें ये होगी 26 मिनट की, तो ये हो गई, हम रिकॉर्ड कर देते हैं इसको